हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस पेपर विश्लेषण 2023 यानी कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा था वो आज समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को अंतिम दिन का हम रिव्यू देखने वाले हैं। जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कंप्लीट जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं। तो और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। तो एसएससी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट करके पूछता है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिसंबर आल शिफ्ट लगभग 70 क्वेश्चन आपके सामने 100% ओरिजिनल क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आज पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित हैं। एक प्रश्न आया था कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। और एक प्रश्न आया था दोस्तों, झोरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और एक प्रश्न ऐसा भी मिला था कि वाका क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो आज पूछे गए थे और लगभग ओरिजिनल 70 प्रश्न रहने वाले हैं तीनों शिफ्टों से मिला करके। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ के बारे में हम एक अलग से क्लास बनाकर बता देंगे कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि हमने लगभग सभी जो पेपर हुए हैं उनका विश्लेषण करवाया है। तो उस आधार पर इसका हम एनालिसिस निकालेंगे, कल आपके लिए कट ऑफ के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों, अगर बात कर लें आज के पहले प्रश्न की, तो क्वेश्चन था कि कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, कृष्णा नागर एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के, और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इनके द्वारा दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। ऐसा भी प्रश्न देखने को मिला था, तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी एक पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। पैरा शूटिंग खिलाड़ी है और इनके द्वारा गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज दोनों बात याद रखनी है आपको, गोल्ड और ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक जो 2021 में हुए थे 20 के, इसमें इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों पदक जीते थे और पैरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है और उत्तर भारत में एकमात्र क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय डांस है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 1955 में भारत की गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है 1955 में, उस दौरान पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। ये दोस्तों क्या थे, मुख्य अतिथि थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में लिखा है कि सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सन स्पॉट। हिंदी में इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सन स्पॉट। ठीक है, याद रखेंगे सन स्पॉट, जिसे काले धब्बे जो होते हैं सूर्य की सतह पर, इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का जो हिस्सा था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, लेकिन परिवार नियोजन के लिए जबरन जो दंड दिए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। हमने बताया था जब क्या लगा था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जब वो लगा दिया था क्या बोलते हैं आपातकाल, उस दौरान लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। एसएससी का फेवरेट सवाल है, एमसीक्यू इसको मान सकते हैं, और कोई भी एग्जाम हो एसएससी उसमें पूछ ही लेता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक इतिहास में कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। तो याद रखेंगे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिनमें से पहला आपका 1767 से 1769 के बीच, दूसरा आपका 1780 से 1700 यहाँ पर याद रखेंगे 84 के बीच, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1798 से 1799। ये चारों के चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गयासुद्दीन बलबन की पत्नी का नाम क्या था। ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि जिल ए इलाही, याद रखेंगे एक क्या कह सकते हैं, एक बुक है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक, उसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक ने दोस्तों इसमें सर्च करके बताया है कि जो जिल ए इलाही है वो गयासुद्दीन बलबन की पत्नी है। लेकिन हमने जितना पढ़ा है, हमें गयासुद्दीन बलबन की पत्नी के बारे में जिक्र नहीं मिलता है, तो इसकी आप लोग याद रखेंगे कि ऑप्शन में ये दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों दांडी मार्च से संबंधित पूछा गया था। तो अगर दांडी मार्च की बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 का समय था। दांडी मार्च की यात्रा शुरू की जाती है साबरमती आश्रम से, और दोस्तों ये 5 अप्रैल को वहां पर पहुंच जाती है। कहां पर, दांडी में 5 अप्रैल को पहुंच जाती है। ठीक है, याद रखेंगे 1930 का ही समय था।
और उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 6 अप्रैल को नमक कानून गांधी जी तोड़ देते हैं। तो ये डेटें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च से हो सकता है इनमें से ही पूछा गया होगा। या फिर याद रखेंगे 6 अप्रैल को जब इरविन क्या करता है, इरविन नहीं मानता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च में नमक कानून तोड़ा है, नमक नहीं बनाएंगे भारतीय, फिर भी इरविन नहीं मानता है। तो 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण गांधी जी शुरू कर देते हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो दांडी मार्च को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारत का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो प्रतिशतता के आधार पर याद रखेंगे मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है दोस्तों एनुअल फाइनेंस कमीशन। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका मतलब होता है दोस्तों बजट। क्या होता है? बजट। याद रखेंगे, एक मिनट, बजट होता है इसका उल्लेख होता है, इसका मतलब होता है बजट, और बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। अनुच्छेद 108 को भी याद रखेंगे, यहां पर ज्वाइंट सेटिंग की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 1000 से ज्यादा है? तो दो ऐसे राज्य हैं, एक बिहार है जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 के आसपास है, दूसरा पश्चिम बंगाल है जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 के आसपास है। दो ही ऐसे राज्य हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, याद रखेंगे 1000 से ऊपर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे गृह मंत्रालय। जनगणना आपके गृह मंत्रालय केंद्र सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे, इसमें शायद ऐसा पूछा गया था, जो जनगणना है उसकी साक्षरता किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी आपका सही उत्तर बताएंगे, किसको? गृह मंत्रालय को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके द्वारा 1999 में ये लिखी गई थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ये इनकी एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 31-32 का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 31-32 के बारे में। अनुच्छेद 31 में लिखा था कि जो भारतीय संविधान है उसमें संपत्ति का जो अधिकार होगा ये एक फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है, यदि आपने पढ़ा है, तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में होता है। इस दौरान मोरारजी देसाई सरकार में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है फंडामेंटल राइट के क्या करने के लिए, फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने के लिए, तो 5 प्रकार की रिट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्रव को गैस में, दोस्तों द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। द्रव अगर लिक्विड है, अगर गैस में बदलेगा तो दोस्तों याद रखेंगे वाष्पीकरण होगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, एचपीसीएल की रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो एक टफ क्वेश्चन था, राजस्थान वाले इसको सही कर सकते हैं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, कहां पर हो जाएगा? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी 1950। और सुकुमार सेन इस चुनाव आयोग के प्रथम क्या थे? व्यक्ति थे, अध्यक्ष थे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकेबल अगर पुस्तक की बात करें तो भारतीय महिला मुक्केबाज है, जैसे हम सुपर मोम के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे मैरी कॉम। मैरी कॉम ने लिखी है अनब्रेकेबल, ठीक है, 6 बार की विश्व चैंपियन है। अगली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्रिया, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न ऐसा देखने को मिला था कि फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए हैं? तो गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बद्धत्व, ये सारे के शब्द कहां से लिए गए हैं? आपके फ्रांस की क्रांति से। एक प्रश्न प्यारे दोस्तों पूछा गया था, एचएसआरए की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए एचएसआरए की जो स्थापना है ये 1928 में हुई थी, ठीक है, याद रखना है। इससे पहले एचआरए नामक एक संगठन था जो कार्य करता था, जो सरकारी खजाना है उसको लूटने का कार्य करता था। और एचआरए की स्थापना प्यारे दोस्तों 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी, ठीक है, कानपुर में डीएवी कॉलेज में, इसको याद रखेंगे। तो एचएसआरए की अगर बात करें तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, या फिर इन्हीं का नाम है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, फिरोज शाह कोटला के मैदान में नई दिल्ली में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 50 से पूछा गया था, यहाँ पर कहा था कि किससे संबंधित है या संबंध किससे है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 50 में राज्य की जो लोक सेवाएं होंगी उनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथककरण की बात की गई है, यानी कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है ये दोनों के दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? दोस्तों याद रखेंगे 1985 से 1990 के बीच ये पंचवर्षीय योजना चली थी, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 आंकड़े मिलते हैं। देखिए 2011 के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान इसका सही उत्तर था, लेकिन ये क्रेडिट मैं किसको देना चाहूंगा, मैंने कहाँ से ये डेटा लिया है? तो याद रखेंगे ये क्रेडिट जाता है दृष्टि आईएएस नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा
राजस्थान को यहाँ पर दूसरा स्थान दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर जो बिहार है इसकी महिला साक्षरता सबसे कम बताई गई है। लेकिन सरकारी जो आंकड़े थे वहाँ पर जब मैंने पिछली बार पढ़ा था तो राजस्थान पहले स्थान पर था कि महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पर है, तो आयोग ने उत्तर माना था राजस्थान। लेकिन यहाँ पर अब बिहार दिखाई दे रहा है, तो अब हमें पता नहीं है इसका उत्तर क्या माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, चंगेज खां किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मंगोल जाति जो कि मंगोलिया क्षेत्र में पाई जाती थी उसी से संबंधित था ये चंगेज खां, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झिझिया नृत्य दोस्तों याद रखेंगे बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के अगर रचयिता की बात कर ली जाए तो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है प्यारे दोस्तों? महर्षि वेदव्यास को इसका क्या माना जाता है? रचयिता माना जाता है। जबकि लेखक कौन थे? भगवान श्री गणेश जी। मतलब महर्षि वेदव्यास ने पूरी जो महाभारत थी वो आपकी सुनाई थी, जबकि लिखी किसने थी? तो श्री गणेश जी ने इसकी महाभारत लिखी थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकें तो ये समवर्ती सूची कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों याद रखेंगे दादरा नगर हवेली, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो जुलाई 1969 का समय था जब जो इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1991 के समय वित्त मंत्री कौन था? तो 1991 के जब रिफॉर्म्स हुए थे उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, झोरा नृत्य से संबंधित पूछा गया था, किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय सही उत्तर है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं? तो 1975 में। एक प्रश्न पूछा गया था कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, याद रखेंगे, शक संवत की शुरुआत हुई थी और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित एक राजा था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसके तहत सहकारी समितियों को संविधान में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। और DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B में इसको जगह मिली थी। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, प्रथम एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, एक राजनीतिक भी है और एक लेखक तथा विचारक है, इनको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, वाका क्रिकेट ग्राउंड कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया में वाका क्रिकेट ग्राउंड स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कलिंग वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था, याद रखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरिशेन किसके दरबार में रहते थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? तो हरिशेन दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसको आप लोगों को याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति इसकी संस्कृत भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 18 के माध्यम से कौन कौन सी उपाधि दी जा सकती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सैनिक उपाधियां होती हैं, भारत के सम्मान पुरस्कार होते हैं, इनको छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। तो सैनिक उपाधि दी जा सकती है और भारत सरकार जो सम्मान पुरस्कार देती है उनको भी दिया जा सकता है। ठीक है, और बाकी कोई उपाधि होगी कोई विदेश वाले लोग देंगे तो वो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 18 है इसमें ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1909 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, 1905 में भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा? कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। 16 अक्टूबर की डेट रखी गई थी और कर्जन इसका क्या था? वायसराय था। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों पूछा गया था, चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी? तो समय था दोस्तों याद रखेंगे फरवरी का महीना था, समय था 1922 का समय था। महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी बीच में चौरी चौरा घटना में एक बर्बरतापूर्ण घटना हो जाती है। जो क्रांतिकारी थे, कहा जाता है कि उन लोगों ने क्या कर दिया, एक चौकी में आग लगा दी थी जहां पर 21 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसमें एक दरोगा जी भी शामिल थे। तो इस दौरान गांधी जी इससे बहुत हतप्रभ हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को यूएनओ के द्वारा अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक से संबंधित कोई प्रश्न था? तो दोस्तों याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है 191 देशों में 132वें स्थान पर है, 132 रैंक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। एक मिनट, आप लोग इसको याद रखेंगे, जो एनी बेसेंट थी ये कौन थी? ये आपकी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला, क्या क्वेश्चन पूछा था? प्रथम भारतीय महिला। तो इस समय था 1925 का अधिवेशन हो रहा था, कहां पर? कानपुर में। कानपुर में अधिवेशन हो रहा था। इस दौरान दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया था? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ऑप्शन आए थे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ऐसे ऑप्शन थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह चलाया गया था और 2 दिनों का कार्यक्रम था, जो 13 से लेकर के 15 पर चला था। 13 से 15 अगस्त के बीच में चला था, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर। सॉरी, 3 दिनों का था, 13, 14 और 15 का। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो सत्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी जो कि असम राज्य के निवासी है। कहाँ के हैं? असम के निवासी हैं, इसको भी याद रखेंगे। अगर तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि प्यारे दोस्तों आज का विश्लेषण पसंद आया है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और डेली प्लस का एनालिसिस आज से समाप्त होता है। अब किसी और एनालिसिस में आपसे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर क्लास पसंद आई है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह के निरंतर एनालिसिस के आप अपने लिए, अपने चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। निरंतर एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना परिवार जीएस अब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।